जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, अभिनंदन। रीड लेवल 2 आपका पेपर 2 के अंदर अपने हिंदी विषय के प्रश्नों का वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। पहला जो आपका प्रश्न है पेपर के अंदर 81 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नांकित में से सही संधि किस शब्द में हुई है? सही जो संधि है वो किस शब्द में हुई है? उत प्लस में हार उद्धार, ये बिल्कुल सही हुई है। अभी व्यंजन संधि का एक नियम है, तय की बात यदि संधि विच्छेद करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि यहाँ पर तय है तो ये अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा, यानी इस तय में, और है जो आपका दह में बदलेगा। शब्द क्या बनेगा? उद्धार। कौन सी है संधि? व्यंजन संधि है। इसी प्रकार से वाक प्लस में ईश्वर वाकीश्वर गलत है, सत प्लस में मति गलत है, सम प्लस में मान सम्मान ये भी गलत है। सभी के अंदर संधि जो है कौन सी होगी? इन सभी के अंदर जो है संधि आपकी व्यंजन होगी। वाक प्लस ईश्वर का क्या बनना था? वागीश्वर बनना था, वागीश्वर। इसी प्रकार से सत प्लस मति का सन्मति, और सम प्लस मान का क्या बनना था? सम्मान। ये सभी आपके व्यंजन संधि के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पर ये गलत दे रखे हैं। ठीक है, इनका जो है मूल जो शब्द है नया वो गलत है। संधि विच्छेद ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सत प्लस में मैं किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर जुड़ रहा है, ये याद रखिएगा। वाक प्लस ईश्वर का वागीश्वर, सत प्लस मति का क्या बनेगा? सन्मति, सम प्लस मान से क्या बनेगा? समान। सभी के अंदर यदि आपसे संधि पूछी जाएगी तो वो व्यंजन हो जाएगी। ए नंबर विकल्प। अगला, संधि की परिभाषा क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव या गुण का नाम बताते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं उन्हें अपने संज्ञा बोलते हैं, संधि नहीं है अभी। जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले में या स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें अपने सर्वनाम बोलते हैं। तो निर्दिष्ट अक्षरों या वर्णों के पास पास आने से उनमें जो मेल होता है और उस मेल के कारण उच्चारण में जो बदलाव आता है या जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपने क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। और संधि जो है आपकी क्या है? एक ध्वनि स्तर की प्रक्रिया है। यदि वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो केवल और केवल क्या होगा? आपका संयोग होगा। ठीक है, काफी बार पूछा जाता है। संधि जो है आपकी ध्वनि स्तर की प्रक्रिया, जबकि समास आपके शब्द स्तर की प्रक्रिया कहलाती है। समास में शब्दों या फिर पदों का मिलन होता है और संधि में वर्णों का मिलन होता है। और वर्णों के मिलन से यदि विकार होगा तो संधि होगी, अन्यथा केवल क्या हो जाएगा? संयोग। जैसे मैंने बोल दिया दूध प्लस वाला जोड़ दूं मैं दूध वाला, चाय प्लस वाला जोड़ दूं चाय वाला, तो ये केवल संयोग है। पुष्प धनुआ का सही समास वगैरह क्या होगा? जो पुष्पों का धनु है वह जिसके पुष्पों का धनुष है। कामदेव, ये बिल्कुल सही है भी। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है। ये कामदेव के पर्यायवाची में भी अपने पढ़ते हैं, काफी बार पर्यायवाची आते हैं कामदेव के, जैसे मदन, मनोज, अनंग, रतिपति, पंचसर, पुष्प धनवा, यानी पुष्पों का धनुष है जिसके। बी नंबर हो जाएगा। सही समास विग्रह पूछा गया है। समास के अंदर आपसे आपको समस्त पद देकर समास पूछ सकता है, या उसका सही समास विग्रह पूछ सकता है, या फिर आपसे मिलान वाला प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है? सर्वनाम के अपने 6 भेद पढ़ते हैं, जिनमें से एक संबंधवाचक सर्वनाम है। और जितनी भी आपकी लोकोक्तियां हैं, जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा पाओगे, जो पड़ेगा सो बढ़ेगा, तो इस प्रकार से जितना उतना जो सो, ऐसे इस प्रकार से जितनी भी ये जो लोकोक्ति वाले हैं एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करेंगे, वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएगा। जैसे तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर, तेते और जेती संबंधवाचक है। जो सोएगा वह खोएगा, जो पढ़ेगा वह बढ़ेगा, संबंधवाचक है। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो बचा कौन सा? सी नंबर। इसमें क्या है? विकल्प के ऊपर थोड़ा सा निर्भर करता है। ठीक है, विकल्प पर भी ध्यान देना है। वैसे इसमें के अंदर आपका जो 3 नंबर है इसमें भी आपका संबंधवाचक हो सकता है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर इन सभी के अंदर संबंधवाचक है, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला, इस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग नहीं हुआ है। जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है वह बहुत नटखट है। जो वह संबंधवाचक है। वह लड़का जो कल आया वह बहुत चतुर है, संबंधवाचक है। कोई आया था आपके लिए कुछ देकर गया, कोई और कुछ क्या किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है,
तो सी नंबर जो अपना नहीं होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सी। निम्नलिखित में से कौन सा समासिक पद जो है वो सही नहीं है? समासिक पद यानी एक तरफ आपको समास विग्रह दिया गया है, एक तरफ आपको समासिक पद या समस्त पद दिया गया है। देखिए, 4 मास का समाहार चतुर्मासिक नहीं होगा, इसने विशेषण बना दिया है। 4 मास का समाहार क्या बनेगा? चतुर्मास। चतुर्मास या 4 मास या महीने का समाहार कौन सा समास? द्विगु समास। यहाँ पर ये गलत बनाकर दे रखा है, ए नंबर। भय से आक्रांत, भयाक्रांत तत्पुरुष समास। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित कर्ण तत्पुरुष। विवाह से इतर विवाह के अलावा, ये सभी आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। समास विग्रह भी ठीक है और समस्त पद भी ठीक है, लेकिन ए नंबर जो है आपका ये गलत दिया है, इसमें चतुर्मास होगा। इस विकल्प के सभी शब्द जो है वो क्रिया से निर्मित है, यानी क्रिया से बने होने चाहिए। मार, लड़ाई, सिगर। सिगर जो है आपका अव्यय शब्द है, या अव्यय बोल दो या अविकारी, एक ही बात है। विकारी के अंदर आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। इसके अलावा विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और निपात भी आपका अव्यय में भी आता है। यहाँ पर सिगर आ गया, नहीं होगा। यहाँ पर दूर आ गया, नहीं होगा। खेल अच्छा जो है विशेषण है। गरीब जो है विशेषण और गरीबी एक भाववाचक संज्ञा है। उड़ना, बनाना, घबराना सभी क्रिया से बने हैं, डी नंबर। ये भी गुरुशाला पब्लिकेशन द्वारा इनकी पुस्तकें आती है, राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान भूगोल और राजस्थान इतिहास। ठीक है। एनसीईआरटी, आरबीएसई, सीबीएसई पर आधारित वन लाइनर है और इसमें विगत प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी समावेश है। अच्छी पुस्तकें हैं। इनकी साइट पर जाकर और मार्केट में जाकर आप इनको देख सकते हैं, तो साइट पर जाकर एक बार विजिट जरूर करें। अगला, निम्न में से जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। संज्ञा के अपने 3 भेद पड़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जो संज्ञाएं हैं उनको अपने देख नहीं सकते, अदृश्य होती है, इनको अपने केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। और सामान्य सी पहचान क्या है, इनमें हमेशा अधिकांशतः अपने को प्रत्यय देखने को मिल जाता है। जैसे एक विशेषण है, ता जोड़ा गया है, एकता, बचपन। ठीक है। बनारसी, बनारसी, उसके बाद है बैठक। लेकिन यहाँ पर बनारसी जो क्या है, एक विशेषण है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। आजकल वर्तमान समय में अपने एक व्यक्तिवाचक विशेषण भी पढ़ते हैं, जैसे जोधपुरी कोट, बीकानेरी भुजिया, क्योंकि शहर जातिवाचक संज्ञा है। बीकानेर नाम विशेष आ गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बीकानेरी भुजिया वो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब यहाँ पर ये जो बनारसी है, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपका विशेषण है। ठीक है। चलिए, 3 नंबर, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कोई भी जो अकेला जो शब्द है, जब वो अकेला है वो शब्द है, किसी वाक्य में वो प्रयोग में ले लिया जाता है तो वो व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है। जैसे मैंने बोला राम, ये केवल किसी व्यक्ति या किसी लड़के का नाम हो सकता है, एक शब्द है। मैंने बोल दिया राम अच्छा क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में राम जो है ये अब क्या बन चुका है, एक पद बन चुका है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य के अंदर राम जो है एक वचन है, ये पुल्लिंग है, वाक्य का मुख्य कर्ता है। ठीक है। वाक्य का मुख्य क्या है, उद्देश्य भी है। तो जो शब्द है वो वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं, पद बोल देते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जो अपने समास की परिभाषा पढ़ते हैं वहां पर आपने देखा होगा, शब्दों या फिर पदों का मिलन। शब्द और पद एक ही बात है। शब्द जब वो अकेला है, वाक्य में प्रयोग में आ गया, वो पदबंध बन जाता है। ठीक है। पदबंध पढ़ा होगा आपने, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। ठीक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं भी, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्याधन, अर्थी। यौगिक शब्द वे शब्द जिनका दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है। ठीक है। जैसे विद्यालय, आल्य एक स्थान विशेष, विद्या पढ़ाई करने का यानी विद्या ग्रहण करने का स्थान। देवालय देवों के रहने का स्थान। देव अलग शब्द है, आल्य अलग शब्द है, इनको जोड़ दिया गया, क्या बन गया, यौगिक शब्द। ए नंबर आ जाएगा। अगला, इस विकल्प के सभी जो शब्द हैं वो तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द में से हमेशा प्रश्न आते हैं। जैसे तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जिनके रूप में अपने कोई भी परिवर्तन किए बिना अपने हिंदी में प्रयोग में ले रहे हैं। ठीक है। और यदि इनके रूप में परिवर्तन करके उनको थोड़ा सरल बना दिया जाए तो वो तद्भव रूप कहलाते हैं इनके। इसी प्रकार से जिनकी उत्पत्ति का या जो हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार
समय के अनुसार अपनों ने गढ़ लिए, जिनके स्रोत का अपने को पता नहीं है, जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, उन्हें अपने देशज बोल देते हैं। और जो भारी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं उनको अपने विदेशी बोलते हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि किस विकल्प में सभी के सभी जो शब्द हैं वो तत्सम हैं। तो तत्सम शब्द हैं वो बोलने में थोड़े से कठिन प्रतीत होते हैं। तद्भव शब्द बोलने में आसान है। जैसे मैं बोलूं अग्नि तत्सम शब्द है, आग तद्भव शब्द है। सूर्य तत्सम शब्द है, सूरज तद्भव शब्द है। अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा। युक्त वर्ण जो शायद त्रय गया है इनका प्रयोग हमेशा तत्सम में होगा। चंद्र बिंदु का प्रयोग जो है हमेशा आपके तद्भव में होता है। अब यहाँ पर देखिए पीत पूर्ण नाश पुण्य, फिर है अर्घ आज, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, अद्य है। ठीक है, पाद जो है आपका तत्सम है और तद्भव क्या हो गया, पैर। इसी प्रकार से अवसर आलस, आलस्य जो है तत्सम है तो आलस क्या है, तद्भव है। इक्षु क्या है, तत्सम है, ईख जो है इसका तद्भव रूप है। इष्टिका तत्सम है, ईट जो है तद्भव रूप है। तो इन सभी में क्या रहा है, तद्भव आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर दस आ गया, दाम आ गया। द्रम तत्सम रूप क्या होता है, द्रम होता है। ये भी क्या है, तद्भव आ गया। तो बचा कौन सा, ए नंबर। इसमें सभी के सभी जो आपके क्या है, आपके तत्सम है। इस वाक्य में कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। चार विकल्प हैं, इनमें से एक वाक्य ऐसा है जिसमें कोई भी विदेशी शब्द नहीं है। घंटा बजा तब मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल अंग्रेजी भाषा यानी विदेशी शब्द है, काट दीजिए। कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, कक्षा अध्यापक जो है तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं, मेरी बस यात्रा बहुत सुविधाजनक रही, बस विदेशी शब्द है, काट दीजिए। उससे रेलवे स्टेशन, ये भी क्या है, विदेशी शब्द है। बचा कौन सा, बी नंबर। अगला, कौशिक का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे सारंग काफी बार पूछता है, जैसे सारंग मोर का भी पर्यायवाची है, शिव का भी पर्यायवाची है, हिरण का भी पर्यायवाची है। इसी प्रकार से जैसे हरि है, विष्णु का पर्यायवाची है, हरि माने बंदर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने से कौशिक के बारे में पूछा है, तो कौशिक का जो अनेकार्थिक शब्द है वो नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, सपेरा होता है, विश्वामित्र होता है, लेकिन मोर नहीं होता है, शिव होता है। मोर को अपने का क्या बोलते हैं, सिकी बोलते हैं, केकी बोलते हैं, नीलकंठ बोल देते हैं। और सारंग, सारंग जो अनेकार्थी शब्द है उसका मतलब भी क्या होता है, मोर होता है। तो यहाँ पर सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, कौशिक का अनेकार्थी सी नहीं होगा। अगला, नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते हैं जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य, यानी दूरदर्शिता है, जो भविष्य की सोच रखने वाले, मैं उनके साथ खड़ी हूं जो सीधी रखते हैं अपनी रीढ़, सीधी रखते हैं अपनी रीढ़। ठीक है, इस पंक्तियों के माध्यम से अपने से प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर देना है। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता जो है किसके पक्ष में खड़ी है, जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है, केवल सपनों में खोए रहने वाले, उजाला जो फैलाते हैं, या समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो यहाँ पर इस पंक्ति कविता के अंदर जो है स्वाभिमान, साहसी और निर्भीक की बात हो रही है, ए नंबर होगा। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की दृष्टि जो है अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीजों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लेस, या भविष्य का अंधेरा दूर, इन नहीं भी, दूरदर्शिता से लेस हो। ठीक है, दूरदर्शिता होनी चाहिए भी। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव क्या है, ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, नहीं भी, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास भी करना है। केवल उच्च कोटि के स्वप्न देखने नहीं है, उनको साकार करने के लिए प्रयास भी करना है। जैसे आप सभी भी सपना देख रहे हो, भी कोई भी तैयारी कर रहा है, कोई थर्ड ग्रेड की कर रहा है, कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है, तो केवल सपने देखने ही नहीं है, उनको साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बी नंबर आएगा। अगला, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है, विषम परिस्थिति और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, या दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो यहाँ पर ना ही कोई राजा, देश या व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है, विषम परिस्थितियों की बात हो रही है। ठीक है, ए नंबर ही आएगा अभी। ठीक है, जीवन के अंदर हमेशा विकट परिस्थितियां आती है, लेकिन अपने को क्या रहना होता है, अडिग रहना होता है। ठीक है, सीटें कितनी आए, कम आए, ज्यादा आए, अपने को तैयारी जो है जारी रखनी होती है। बार बार असफल होने के बावजूद अपनी मेहनत करते जाते हैं। ठीक है, तो जो विषम परिस्थितियां हैं उनके सामने अपने को नहीं झुकना है। अगला, सीधी रीढ़ का आशय क्या है, आत्मनिर्भर होना, सीधी सीधी बात कहना, स्वाभिमान और स्वावलंबी होना। तो सही क्या होगा, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना होगा।
ठीक है। अभिमान तो क्या हो गया, घमंड हो गया। सी नंबर आएगा, सबसे अच्छा जो उत्तर है सी नंबर। अगला निर्देश, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के जो हैं उत्तर दीजिए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया जो है हीरक हार। जागे हम लगे जगाने विश्वलोक में फिर फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब प्रकाश होता है। ये एक आलोक और आलोक काफी बार पूछता है। जितने ज्यादा यदि आपको पर्यायवाची याद हैं तो ये आपको बहुत मदद करेंगे। थोड़ा बहुत यदि अर्थ निकाल लोगे तो प्रश्न करने आसान हो जाएंगे। ठीक है। आलोक मतलब जो इस संसार से संबंधित नहीं है। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। ये आलोक है, ये विलोम शब्द में भी पूछ लेता है, शब्द युगम में भी पूछता है बहुत बार। अब जैसे यहाँ पर दे दिया व्योम, व्योम का मतलब आसमान। तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल ससरती हो उठी अशोक, विमल वाणी ने वीणा ली, कमन कमल कोमल कर में सैप्रीत। कमल कोमल कर जो है यहाँ पर हाथ की बात हो रही है। सैप्रीत यानी प्रेम सहित। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, बचाकर बीज रूप से सृष्टि, नाव पर झेल प्रलय का शीत। चलिए अब इन पंक्तियों के माध्यम से अपने से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। उषा ने हंस अभिनंदन किया से क्या अभिप्राय है? धरती के प्राणों में उन्माद से, प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से। उषाकालीन यानी जब सुबह सवेरा जब होता है, सूर्य उगने से पहले जो सौंदर्य होता है, ठीक है, उगते हुए सूरज का जो नजारा है उससे पहले जो आसमान हरा हरा लाल लाल सा सुनहरा जो अपने को दिखाई देता है, उस प्रकृति के उषाकालीन सौंदर्य की बात हो रही है। ठीक है। बी नंबर, बसंत के रूप सौंदर्य की नहीं भी या ईश्वर के प्रार्थना, बी नंबर ही आएगा। यहां पर देखिए क्या दिया इसने, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ठीक है। फिर फैला जो है विश्वलोक में फैला फिर क्या आपका आलोक। चलिए हो गया ये। तो प्रकृति के उषाकालीन रूप सौंदर्य से है यहाँ पर। अगला, किस पंक्ति में रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है? रूपक अलंकार, ये जो आपके जैसे अलंकार है, एक आता है अनुप्रास अलंकार जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। एक फिर एक अपने उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार अपने पढ़ते हैं। जो उपमा अलंकार है उसमें जो है तुलना की जाती है लेकिन वो थोड़ी सी स्पष्ट होती है। लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में जो तुलना है वो काल्पनिक और अनुमानित ज्यादा होती है। रूपक अलंकार में जैसे उपमेय और उपमान का संबंध होता है, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे इनकी तुलना की जाती है। जैसे कर्मधारय समास में अपने पढ़ते हैं ना उपमेय और उपमान, तो अपने से क्या पूछा है, कौन से पंक्ति के अंदर जो है रूपक अलंकार जो है वो प्रयुक्त हुआ है? श्लेष अलंकार जहां पर वर्ण के जो है कई सारे अर्थ निकलते हैं या एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, जैसे उनको अपने क्या बोल सकते हैं, द्विअर्थ बोल सकते हैं। जबकि उपमा और रूपक में क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई भी जो है अंतर न रहे, ये एक समान हो प्रतीत हो जाए। देखिए भी, जागे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, नाव पर झेल प्रलय का शीत, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, कमल कोमल कर में सैप्रीत। तो यहाँ पर जो कमल कोमल कर में सैप्रीत, इसका अर्थ क्या है? कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम के साथ, कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम के साथ। यहाँ पर कर जो है हाथ का पर्यायवाची है, आपने पढ़ा होगा। हस्त है, कर, पाणी, बाहु, भुजा, ये सभी हाथ के पर्यायवाची हैं। सैप्रीत का मतलब प्रेम सहित। थोड़ा बहुत यदि आपको अर्थ जान लोगे तो करने आसान हो जाएंगे, ही आ जाएगा। रूपक अलंकार पूछा है। अगला, बीज रूप से सृष्टि पंक्ति में निहित अलंकार का जो उदाहरण है वो कौन सा है? उत्प्रेक्षा, उपमा, श्लेष या अनुप्रास? तो देखिए अनुप्रास तो यहाँ पर जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो यहाँ पर नहीं है, श्लेष भी यहाँ पर नहीं होगा। उत्प्रेक्षा और उपमा की बात है। उपमा जहां पर तुलना थोड़ी सी ठीक हो, जहां पर क्या है स्पष्ट तुलना हो वहां पर उपमा हो जाता है, और काल्पनिक की बात आए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि यहाँ पर रूपक होता तो रूपक भी उत्तर हो सकता था। ठीक है। लेकिन इन दोनों, ये दो तो अपने कट ही गए। इनमें से जो अच्छा विकल्प है वो कौन सा है? उपमा। बीज रूपी, बीज रूप से सृष्टि, सृष्टि की क्या की जा रही है? तुलना ही की जा रही है बीज से। ठीक है। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। अगला, विश्वलोक में फैला आलोक पंक्ति में रेखांकित शब्द से आशय है।
आलोक, विश्वलोक यानी पूरे विश्व में फैला आलोक यानी प्रकाश। भारत द्वारा अखिल विश्व में ज्ञान प्रसार से, नायिका के रूप सौंदर्य से, भारत की अत्यंत कोमलता से, यह श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश। ना ही उपदेश की बात हो रही है, ना ही कोमलता, ना ही सौंदर्य। भारत द्वारा अखिल विश्व में, पूरे विश्व में ज्ञान का जो प्रकाश फैला है या ज्ञान का जो प्रसार हो रहा है, उसकी बात हो रही है। ए नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, उपयुक्त वाक्यांश में कवि की निम्नलिखित भाव दशा को उद्घाटित किया है। उसकी जो भाव दशा वो कैसी है? लज्जा है, उसमें चिंता है, आशा है या आनंद है? तो इसमें आनंद की बात हो रही है। इसमें ना ही कोई चिंता है, ना ही कोई लज्जा है, आनंद। ठीक है, आनंद। यदि आनंद नहीं होता तब अपनी आशा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आप कविता को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे ना, देखो, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जागे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक। यहाँ पर एक आनंद की बात हो रही है। ठीक है, चलिए भी क्या हो गया, 3 नंबर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक आपको गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ करके इसके प्रश्नों के उत्तर देने थे। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ ही है। एक दिशाहीन युवा जो है आगे बढ़ रहा था। राह में महात्मा जी की कुटिया देखकर रुक गया। महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो युवक ने कहा कि मैं नहीं जानता, मुझे कहाँ जाना है। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो यह रास्ता कहीं भी जाए, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? कहने का तात्पर्य यह है कि बिना लक्ष्य के जीवन में उधर उधर भटकते रहिए, कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि कुछ करना चाहते हो तो पहले अपना एक लक्ष्य बनाओ और उस पर अपना जो है कार्य करो। ठीक है, वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का क्या हो, साहस हो। जैसे आप सभी जो तैयारी कर रहे हो, इस सभी का अपना अपना अलग अलग लक्ष्य है। कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई एसआई की तैयारी कर रहा है, लेकिन एक लक्ष्य जरूर है। ठीक है, उस लक्ष्य के अनुसार चलोगे। अब एक साथ अलग अलग तरफ दौड़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई सेकंड ग्रेड की कर रहा है तो सेकंड ग्रेड की उसी को लक्ष्य बनाकर करो, कोई फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है तो आप उसी के अनुसार जो है अपनी तैयारी करो। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर ना ही जीवन बदलने, लक्ष्य के होने की बात हो रही है। पूरा जोर देकर बोला जा रहा है लक्ष्य होना जरूरी है। जीवन शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जीवन शब्द के अंदर जो भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ना ही इसमें व्यक्तिवाचक है, ना ही कोई जातिवाचक है, ना ही समूहवाचक है। जीवन को अपने क्या करते हैं, महसूस करते हैं। व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन है उसके अंदर जो भी परिस्थितियां आती है, पूरा जो जीवन काल है उसकी अलग अलग अपनी अवस्थाएं पढ़ते हैं, किशोरावस्था, उनको क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। अच्छा शब्द है ये। ठीक है भाई।